Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are continuing monosaccharides structural aspects. Configuration of D-aldoses. तो अब हम देख लेते हैं कि एल्डोसिस के पहले हम एल्डोसिस के और फिर उसके बाद हम कीटोसिस के स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि हम उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं. The configuration of possible D-aldoses starting from D-glyceraldehyde is depicted in the figure. अभी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ. This is a representation of Killiani-Fisher synthesis by increasing the chain length of an aldose by 1 carbon at a time. तो इसमें आपकी जो है चेन लेंथ 1 कार्बन एट अ टाइम इंक्रीज़ हो रही हुई होती है. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन थी बाय किलियानी एंड फिशर. ये दो साइंटिस्ट थे और जर्मन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दी कि 3 कार्बन से शुरू होते हुए अगर एल्डोज शुगर है तो 3 कार्बन से शुरू होते हुए कि एक एक कार्बन अंदर ऐड होता जाता है और शुगर जो है चेंज होती जाती है, लाइक एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोसिस, एल्डोहेक्सोसिस. ठीक है, तो एक एक कार्बन जो है ऐड करके चेन लेंथ बाय 1 कार्बन एट अ टाइम बढ़ा दी जाती है और इस तरीके से नई शुगर्स बनती जाती हैं. अब इनमें से एल्डोहेक्सोसिस जो है हमारे पास 8 हैं. जो 6 कार्बन शुगर्स हैं वो हमारे पास 8 हैं और 8 में से 3 हमारे जो शुगर्स हैं वो मोस्ट फेमिलियर हैं और जो जिनके स्ट्रक्चर्स हमें याद भी होने चाहिए. दे आर ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज. Among these, D-glucose is the only aldose monosaccharide that predominantly occurs in nature. तो ये हैं हमारे पास एल्डोज शुगर्स. डी एल्डोसिस मैंने आपको बताया था कि हम डी सीरीज़ ही पढ़ेंगे क्योंकि ह्यूमन बॉडी के पास एंजाइम्स डी सीरीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए और मेटाबोलाइज करने के लिए होते हैं. ठीक है, तो दो हमारी शुगर्स थी, एल्डोज शुगर्स थी और कीटोज शुगर्स थी. तो हम पहले एल्डोज शुगर्स को देख लेते हैं, फिर कीटोज शुगर्स को देख लेते हैं. अब आप यहाँ पे आएँ तो इस हमारे पास एल्डोट्रायोज 3 कार्बन एटम, एल्डोटेट्रोसिस 4 कार्बन चेन, एल्डोपेंटोसिस 5 कार्बन चेन और एल्डोहेक्सोसिस 6 कार्बन चेन है. इनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास डी ग्लाइसरल्डिहाइड है जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं, 1, 2 एंड 3. ठीक है, जो सबसे पहला वाला कार्बन है वो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है क्योंकि वो डबल बॉन्डेड होता है O के साथ, ऑक्सीजन के साथ. और जो लास्ट वाला हमारे पास कार्बन है वो है हमारे पास अल्कोहल ग्रुप CH2OH. ठीक है, और बीच में हमारे पास एक एसिमेट्रिक कार्बन है जो चारों साइड से अटैच हुआ हुआ है. These are 3 कार्बन्स. फिर 4 कार्बन में हमारे पास डी एरिथ्रोज आता है जो कि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इसमें आपका पहले वाला कार्बन सेम रहेगा और सेकंड वाला कार्बन सेम रहेगा और बीच में दोनों कार्बन्स की जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो राइट साइड पर हैं. फिर 5 कार्बन्स में हमारे पास डी राइबोस और डी जाइलोस और अरेबिनोस आते हैं. डी राइबोस भी आपका सेम आ जाता है एरिथ्रोज की तरह. एरिथ्रोज में 2 हमारे पास OH थे और यहाँ पे राइबोज में एक और C ऐड हो गया है और OH जो है अभी भी हमारे राइट साइड पे हैं सब. जाइलोस के अंदर हमारे पास 1, 2, 3 कार्बन एटम पे आके H और OH जो है चेंज हो गया है. OH जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ गया. फिर आप आ जाएँ 6 कार्बन्स में. 6 कार्बन्स में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज हैं. ग्लूकोज को अगर हम देखें तो ऊपर वाला कार्बोनाइल ग्रुप, लास्ट वाला अल्कोहल ग्रुप वो सेम रहेंगे. नीचे 1, 2, 3, 4 कार्बन्स जो हैं हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं. ठीक है, इनमें 3rd कार्बन पे आके OH लेफ़्ट साइड पे है, बाकी सारे के सारे OH राइट साइड पर हैं. और मैनोज में 2nd और 3rd कार्बन पे OH हमारी लेफ़्ट साइड पर है और गैलेक्टोज में हमारी 3rd और 4th कार्बन पे
हमारे OH लेफ़्ट साइड पर है। इसके बाद आती हैं कन्फिग्रेशन ऑफ कीटोसिस। कीटोसिस जो हैं, जैसे डीएल्डोसिस शुरू हो रहे थे ग्लाइसरल्डिहाइड से, वैसे कीटोज शुगर जो है वो शुरू होती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से, ठीक है, वो भी ट्रायोज शुगर है। अब इनमें हमारे पास जो कीटोसिस है उनमें 5 फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट कीटो शुगर्स हैं। इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं इस फिगर में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में पहला सी आपका प्राइमरी अल्कोहल है, सेकंड सी आपका कार्बोनाइल ग्रुप है और थर्ड सी आपका फिर से प्राइमरी अल्कोहल है। तो पहला सी आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है और सेकंड सी आपका कार्बोनाइल ग्रुप है और थर्ड सी आपका फिर से प्राइमरी अल्कोहल है। ये फॉर्मूला है कीटोज शुगर में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का। जैसे एल्डोज शुगर में 3 कार्बन शुगर ग्लाइसरल्डिहाइड थी, वैसे कीटोज शुगर में 3 कार्बन शुगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। 4 कार्बन की एग्जांपल है डी एरिथ्रोलोज में पहले 2 कार्बन्स आपके सेम रहेंगे और लास्ट भी आपका सेम रहेगा। एक और सी अंदर ऐड हो जाता है जिसमें OH ग्रुप आपका राइट साइड पर होता है। 5 कार्बन्स में राइबिलोज को देखेंगे तो एक और सी ऐड हो जाएगा, वो भी दोनों के दोनों OH ग्रुप उसके OH ग्रुप राइट साइड पर हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं OH को। 5 कार्बन्स में एक और एग्जांपल है आपकी, या पेंटोज की शुगर में एक और आपकी एग्जांपल है डीज़ाइलोलोज। इसमें आपकी थर्ड कार्बन पे OH आपका लेफ़्ट साइड पर हो जाता है। और 6 कार्बन की एग्जांपल है फ्रुक्टोज, जैसे ग्लूकोज है वैसे फ्रुक्टोज है। तो यहाँ पे आपका थर्ड कार्बन पे आके OH ग्रुप जो है आपका लेफ़्ट साइड पर हो जाता है और बाकी दोनों सी के अंदर OH ग्रुप आपके राइट साइड पर है। तो दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ कीटोज शुगर्स। ये आप सबके सब आपने स्ट्रक्चर्स याद करने हैं और मुझे आपके स्ट्रक्चर्स की असाइनमेंट मिलनी चाहिए जिसमें आपने हर एक स्ट्रक्चर 3 बार बनाया होगा। तो ये आप लिखेंगे, खुद से अपने हाथों से लिखेंगे तो ही आपको याद रहेगा, वरना आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन कीटोज शुगर में जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट 2 आपके जो कार्बन्स होते हैं चेन लेंथ में, पहला प्राइमरी होता है, सेकंड कार्बोनाइल होता है और जो फिर आपका लास्ट आता है वो भी टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप ही होता है और बीच में आपकी चेन लेंथ बढ़ती जाती है और उसमें आपने OH की आपने याद रखनी कि OH किस साइड पर होगा आपका। आगे आ जाए एपिमर्स। अब एपिमर्स क्या हैं? एपिमर्स are those in which if 2 monosaccharides differ from each other in their configuration around a single specific carbon atom, they are referred to as epimers to each other. For example, glucose and galactose are epimers with regard to carbon 4. So they are epimers at carbon 4. That is, they differ in the arrangement of hydroxyl group at C4. इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखें, उन्होंने बात ये की है कि वो 2 मोनोसेक्राइड्स जो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम पर, सिर्फ एक कार्बन एटम पर अगर वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे होते हैं, अलग होते हैं, तो उनको हम एपिमर कहते हैं, ठीक है। और उनसे सिर्फ एक कार्बन चेंज होने की वजह से शुगर तो चेंज हो जाती है, एक और शुगर बन जाती है, लेकिन बाकी उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो उन्होंने कहा है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ C4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसकी अरेंजमेंट चेंज होती है। ज़रा ये देखते हैं। पहले आप ग्लूकोज देखें। ग्लूकोज आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका
3 पर ग्लूकोज में ये है कि आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3rd कार्बन पर होता है वो लेफ़्ट साइड पर होता है, ठीक है। गैलेक्टोज में अगर आप आएँ तो 4th कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ़्ट साइड पर होता है और बाकी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इस साइड पर होते हैं। तो 4th कार्बन पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में चेंज होते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट चेंज होती है, जिसकी वजह से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ जाए तो ये गैलेक्टोज बन जाएगा और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ जाए तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। तो ऐसे दो शुगर्स, ऐसी दो मोनोसेक्राइड्स जो जिनका स्ट्रक्चर बाकी का सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो, लेकिन सिर्फ एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ऐसी दोनों शुगर्स को एक दूसरे का एपिमर कहा जाता है। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर्स हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी चेन रिएक्शन से ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है और गैलेक्टोज दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसी तरीके से अगर आप मैनोज पर आएँ तो मैनोज जो हैं, मैनोज और ग्लूकोज भी आपस में एपिमर्स हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ग्लूकोज में जो आपका 2nd कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पर है, लेकिन मैनोज में 2nd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लेफ़्ट साइड पर है, जिसकी वजह से बाकी सारी की सारा स्ट्रक्चर देखें, इसका भी स्ट्रक्चर देखें और इसका भी स्ट्रक्चर देखें, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सिर्फ 2 कार्बन पे आपके जो हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है। इस वजह से ग्लूकोज और मैनोज आपस में एपिमर्स बनते हैं C कार्बन 2 पर, और गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में एपिमर्स बनते हैं एट कार्बन 4। दोबारा से रीड कर रही हूँ मैं। इफ़ 2 मोनोसेक्राइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम, they are referred to as epimers. For example, glucose or mannose or glucose or galactose. Interconversion of epimers, example glucose to galactose and vice versa, is known as epimerization. तो अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाए या गैलेक्टोज दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम एपिमराइजेशन कहते हैं। और एपिमराइजेशन एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो कैरी कर रहे होते हैं, उन एंजाइम्स को हम एपिमरेजेस कहते हैं। जो ये रिएक्शन कैटलाइज कर रहे होते हैं उनको हम एपिमरेजेस कहते हैं। आगे आप आ जाएं, एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या हैं? एनेंटियोमर्स जो हैं वो दो आपके जो कंपाउंड्स हैं उनमें वो एक दूसरे की, मतलब दो शुगर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। Enantiomers are a special type of stereoisomers that are mirror images of each other. The two members are designated as D and L sugars. Majority of the sugars in higher animals, including man, are of D types. The term diastereomers is used to represent the stereoisomers that are not mirror images of each other. तो जो मैंने आपको बताया था D और L सीरीज़ का, वो यही है। D और L सीरीज़ में अगर हम एक शुगर को ले लें, जैसे L ग्लूकोज और D ग्लूकोज, तो उसमें हम वो दोनों शुगर्स जो हैं एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। हमने D टाइप की शुगर्स पढ़नी है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो D और L ग्लूकोज एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है। अगर इनको साइड बाय साइड रखेंगे तो ये एक दूसरे का बिल्कुल रेप्लिकेट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को मिरर करेंगे। तो जैसे अगर आप ये देखें कि हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 2 3 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा L ग्लूकोज में राइट साइड पर है, लेकिन D ग्लूकोज में वो आपके लेफ़्ट साइड पर होता है। तो हम इन्हें एनेंटियोमर्स कहते हैं। आगे आ जाएं आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पर। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज will understand it better by the understanding information of hemacetals and hemiketals. They are respectively produced when an aldehyde or ketone reacts with an alcohol.
हमारी एल्डोज शुगर्स हैं और हमारी कीटोज शुगर्स हैं। हमारा एल्डोज शुगर्स वो शुगर्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोज शुगर्स वो शुगर्स होते हैं जिनमें कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, तो इससे देखने से पहले आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, C+O, कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, C+O। एल्डिहाइड में क्या होता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। एल्डिहाइड्स वो होते हैं जिनके साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, और कीटोन्स वो होते हैं जिनके अंदर 2 कार्बन्स अटैच होते हैं टू द कार्बोनाइल ग्रुप। मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप है तो एक यहाँ पे भी कार्बन अटैच होगा और एक यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो आपका ये सिंपल कार्बोनाइल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अटैच होता है, और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक एक्स्ट्रा आपका कार्बन अटैच होता है। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है जिसके साथ में एक और H अटैच है। ठीक है, तो हम एल्डिहाइड शुगर या एल्डोज शुगर जो है, ग्लूकोज की एग्जांपल अगर हम लें तो जो पहला आपका कार्बन होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और कीटोज शुगर्स, कीटोन ग्रुप अगर हम लें तो कीटोज शुगर जैसे फ्रुक्टोज एग्जांपल है, तो उसमें जो सेकंड कार्बन है वो कीटोन ग्रुप होता है आपका। ठीक है, क्योंकि कीटोन ग्रुप में साथ में एक और कार्बन अटैच होता है, तो इसमें आपका एक और आपका कार्बन अटैच हो रहा होता है। ठीक है, तो दैट्स योर कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो अब हम देख लें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, खाली OH है। ठीक है, आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो खाली OH होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, C+O2OH, COOH आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आपका CHO होता है, और कीटोन ग्रुप आपका COC होता है, CO and C। ठीक है, ये आपका कीटोन ग्रुप होता है। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब हम आते हैं हेमी एसिडल्स और हेमी कीटल्स पर। अब इसमें द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड्स कैन रिएक्ट विद इट्स ओन एल्डिहाइड और कीटो फंक्शनल ग्रुप। इफ इट इज being attached with an aldehyde, then it is called hemiacetal. If the hydroxyl group of monosaccharide reacts with keto group, then it is a hemoketal। ठीक है, हेमीकेटल सॉरी। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइड के साथ अटैच होगा तो उसको हम हेमीएसिटल कहेंगे। अगर चेन लेंथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने फंक्शनल ग्रुप कीटोज के साथ अटैच होगा, कीटो ग्रुप के साथ, तो हम उसे हेमीकेटल कहेंगे। अच्छा, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम एल्डिहाइड को देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल एक एल्डिहाइड ग्रुप है, C+OH। ठीक है, उसके साथ आपका अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, R जो भी आपका फंक्शन ग्रुप हो, तो हेमीएसिटल बनता है C। ये आपका जो H है, ठीक है, ये आपका O के साथ अटैच हो जाता है, OH बन जाता है। ठीक है, ये H आपका वैसे ही रहता है, और यहाँ पे एक और आपका जो O और R रह गया है वो आपका OR2 बन जाता है। ठीक है, इसको हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका C था, ठीक है, जो कि डबल बॉन्डेड है O के साथ, और ये आपका H है। तो जब इसके साथ आपका R जो है कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, तो अगर आपकी शुगर्स हैं तो उनमें R जो है आपका C आएगा। ठीक है, तो अगर हम साथ में OH करें, OH जो है R मतलब C के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है C। अब जो ये वाला OH है ये आपका अटैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका COH।
ये आपका H ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आपका ये जो खाली ये रह गया था OR2 मतलब सेकंड फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपका OR बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से, अब ये क्या है, ये आपका इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ तक देखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी हम सिर्फ अभी ये पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, हेमी एसिटल ऐसे बनता है। यहाँ पर आ जाएं आप, तो ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपका ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो क्या होता है कि ग्लूकोज में उसका अपना ही किसी एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके अटैच हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। ठीक है, तो जो शुगर इस तरीके से होती है वो शुगर इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, और आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे। ठीक है, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप और ये बीच में हमारे 4 कार्बन हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले रहे हैं तो ग्लूकोज में 5th कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जाके अटैच हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो अगर हम देखें, ये हमारा फर्स्ट है कार्बन। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड OH, सेकेंड कार्बन ये वाला। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका राइट साइड पे था, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा। थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। फोर्थ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा फिर से नीचे है, ये हमारा नीचे आ जाएगा। और फिफ्थ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जाके अटैच हो रहा है आपकी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो फिफ्थ हमारा कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, ये H इधर ही रहता है और इसके साथ हमारा जो सिक्स्थ है वो यहाँ पे अटैच होता है CH2OH। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा जाके अटैच होता है इसके साथ। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो O है वो C के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो बनता क्या है, O जो है जब C के साथ अटैच होकर डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो इसने अपना O जो है इसने अपना तो O जो है इसके साथ अटैच हो रहा है C के साथ। ठीक है, तो H इसके साथ चला जाएगा, तो O यहीं पे रहेगा और जो इसका H था वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा COH और H हो जाएगा। तो इन रिटर्न फिर हमारा ये फार्मूला बनता है। ठीक है, सिंपली इसी स्ट्रक्चर को आपने इस तरीके से बाउंड करना है। देखना ये है कि स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बनाएंगे कि आपने इनको देखना है, राइट साइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है आपका कार्बन ये वैसे ही रहेगा, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ रहा है, फिर फोर्थ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर से नीचे आएगा, फिर फिफ्थ में जाके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा इसके साथ। तो फिफ्थ का जो H है वो नीचे ही रहेगा और फिफ्थ के साथ सिक्स्थ आपका कार्बन यहाँ पे अटैच होगा CH2OH। ठीक है, और फिर ये हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसका ऑक्सीजन अटैच हुआ C के साथ और H जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है फॉर्मूला बन जाता है और इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब साइक्लिक में हमारी अल्फ़ा और बीटा आते हैं। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं। The aldehyde group of glucose at C1 reacts with alcohol group at C5 to form two types of cyclic hemiacetals, namely alpha and beta. The configuration of glucose is conveniently represented by Fisher formula और by Hawthorne formula। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं, साइक्लिक प्रोजेक्शंस, ये हमारी फिशर या हॉथॉर्न फार्मूला की तरफ से हैं। ठीक है, तो
आपका जो अल्फ़ा होता है उसमें आपका इसी तरीके से रहता है। बीटा में क्या होता है, बीटा में ये आपका चेंज हो जाता है। OH अगर आपका ऊपर आ जाए और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आ जाए तो ये इन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बीटा कहते हैं। ठीक है, डी ग्लूकोज ही है। ठीक है, डी ग्लूकोज में बीटा वो होता है जिसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाता है और हाइड्रोजन नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वो हमारा जो है इन्वर्ट हो जाती है शुगर, उसको हम बीटा कहते हैं। ठीक है, reaction between aldehyde group at C1 and the hydroxyl group at C5 forms a hemiacetal linkage producing either of two stereoisomers, the alpha and beta anomers, which differ only in the stereochemistry around the hemiacetal carbon. इस यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस होता है। The interconversion of alpha and beta anomers is known as mutarotation. अब इनको हम एनोमर्स कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा को हम एनोमर्स कहते हैं क्योंकि इनकी एक कार्बन पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जाके OH और H की जो है प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जब ये आपस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इनको हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। ठीक है, होती वो शुगर एक ही है लेकिन सिर्फ उसको हम अल्फ़ा और बीटा कह देते हैं। ठीक है, और जब ये आपस में ये इंटर कन्वर्जन होती है तो उसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये एनोमर है आपका। देखें, टू शुगर्स दैट डिफर इन कन्फिग्रेशन ओनली एट द एनोमेरिक कार्बन, i.e. the carbon bearing a hemiacetal example in glucose, the anomers differ only in configuration at C1. ठीक है, आपका जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो होता है जहाँ पे आपका हेमिएसिटल होता है। हेमिएसिटल मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच हुआ था तो ये यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना तो C1 पे जाके हेमिएसिटल बना है। ठीक है, तो वो कार्बन जिस पे जाके हेमिएसिटल बन रहा होता है, ठीक है, उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब एनोमेरिक कार्बन उसको हम कहते हैं जो जहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे आपका ये रिएक्शन होता है, वो एनोमेरिक कार्बन होता है। और अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स भी वही होते हैं कि जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्लेसमेंट चेंज हो जाए वो हमारे एनोमर्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरोनोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है लेकिन बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, तो ये दोनों क्या हो गए हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये एक दूसरे के एनोमर्स हो गए हैं जो कि कहाँ बनते हैं, एनोमेरिक कार्बन पे बनते हैं। एनोमेरिक कार्बन में आपको बता चुके हैं जहाँ पे आपका रिएक्शन होता है और हेमिएसिटल या हेमिकीटल बनते हैं। अल्फ़ा और बीटा को अब ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है आपकी सिंपल। ठीक है, रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन एट द एनोमेरिक कार्बन C1 for D sugars drawn the standard way, the enomer alpha enomer has C1 OH pointing down and beta has C1 OH pointing up. So this is it for today. We'll further discuss it in the next lecture.